आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 और जो कि क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। ये आपके पास डिफरेंट कार्बोकेटाइंस हैं। कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। आपको इन सभी कार्बोकेटाइंस में स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताना है कि आखिरकार इसमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा। ये ABCD करके दिए हुए, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक ग्रुप लगा है और ये ग्रुप यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करना है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर ध्यान देना है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो कर रहा है ये एक तरीके से +R इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो कर रहा है। हमने जस्ट पिछले लेक्चर्स में बात की थी जहां पर एक और सवाल आया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। वहां पर मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के पास में हमेशा इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप यदि जुड़ा होगा तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पर आपके पास +R लग रहा है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। वहीं पर अगर आप यहां पर बात करोगे तो यहां पर ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर बना है। ठीक है, वहां से जब H+ निकाला हुआ उससे पहले जो कार्बन था वो कैसा था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। और यहां पर जो आपके पास ये लगा हुआ है ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है? एक तरीके से +I इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहां पर अगर आप बात करोगे इस वाले केस में, यहां पर इस वाले केस में भी रेजोनेंस लग रहा है, यहां से भी आपके पास +R लग रहा है। इस वाले केस में अगर आप बात करोगे तो यहां से दो ग्रुप क्या लगा रहे हैं? +R लगा रहे हैं। मतलब यहां पर दो ग्रुप्स क्या लगा रहे हैं? +R। तो आप देखोगे तो इन चारों में सिर्फ B ऑप्शन को छोड़कर ACD में क्या लग रहा है? +R इफेक्ट लग रहा है। तो हम बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रही होगी। तो ऑप्शन नंबर B तो हमारे पास सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को तो आप ऐसे ही काट सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ थर्ड और फोर्थ में ऑप्शन नंबर B सबसे लास्ट में दिख रहा है। अब इन तीनों में किस किस में? A में, C में और D में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा जहां पर दो +R ग्रुप लग रहे हैं फिनाइल ग्रुप्स के। तो हम बोलेंगे D की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहां पर ये भी कट गया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ वाला। देखो कभी कभी आपको पूरी जानकारी अगर ना हो, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देते हो तो आपके क्वेश्चंस सही हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी D की है क्योंकि यहां पर दो ग्रुप +R लगा रहे हैं। उसके बाद C की है क्योंकि यहां पर फिनाइल ग्रुप की वजह से +R लग रहा है। उसके बाद A की है क्योंकि यहां पर जो विनाइल ग्रुप है वो +R लगा रहा है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए फिनाइल ग्रुप का +R ज्यादा डोमिनेट होता है एज कंपेयर टू विनाइल ग्रुप। तो इसलिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ DCAB आपका एक करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा। तो हमेशा आपको जब भी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो रेजोनेंस वाले फैक्टर को सबसे पहले ध्यान रखोगे। उसके बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वाले फैक्टर को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इंडक्टिव वाले फैक्टर को ध्यान रखना है। और जो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होते हैं वो तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड रहे होते हैं। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? ये था आपके पास सवाल जो जस्ट पिछले लेक्चर में जो सिखाया था उसी के बेस पर था। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल। देखो यहां पर एक शब्द तो आपके पास कायरल मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा है और एक शब्द आपके पास कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जा रहा है। कैन बी चेंज्ड बाय। सबसे पहली बात तो ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर आप यूं कह सकते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। आपसे ये कहा गया है कि यदि कोई आपके पास कायरल मॉलिक्यूल हो, कायरल थोड़ा सा शब्द को साइड में कर दो, कोई मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल में यदि स्टीरियो आइसोमर्स है और वहां पर आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। तो बात को समझो, हम लोगों ने पूरी की पूरी जब स्टीरियो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था कि यदि हम आइसोमर की बात करते हैं तो आइसोमर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था आपके पास स्ट्रक्चरल और एक था आपके पास स्टीरियो। और स्टीरियो को भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था आपके पास कॉन्फ़िगरेशनल और एक था आपके पास कॉन्फर्मेशनल। बस यहीं पर आपका आंसर छुपा है। एक है कॉन्फ़िगरेशनल और एक है कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते थे? जिनकी आपस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो पाती है ओनली
बाय बॉन्ड ब्रेकिंग। जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे तभी वो आपस में क्या हो पाएंगे, इंटर कन्वर्ट हो पाएंगे, और इंटर कन्वर्ट यदि हो पाएंगे तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, इसीलिए वह कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो अब अगर हम ऑप्शंस पढ़े हैं रोटेशन अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि सिग्मा बॉन्ड के अलाउंग रोटेशन करने से उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, वहां से कन्फर्मर्स जनरेट होंगे, और जो कि दोनों ही डिफरेंट थिंग है। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मर्स दोनों ही आपस में डिफरेंट चीजें हैं, एक चीज नहीं है। उसके बाद कूलिंग टू 273 केल्विन, यहां पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में। उसके बाद ब्रेकिंग अ बॉन्ड एट द कार्य सेंटर एंड रिफॉर्मिंग इट, बिल्कुल अगर ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ब्रेकिंग अ बॉन्ड, किसी भी अगर कायरल मॉलिक्यूल की आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी हो तो हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ उसको बॉन्ड ब्रेक करके ही किया जा सकता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं सिस और ट्रांस, मतलब आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका आपको पास सिस बन रहा है और उसका आपको ट्रांस बन रहा है। यदि उस सिस को आपको ट्रांस में बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्यक्रम बॉन्ड ब्रेकिंग से ही हो सकता है, वरना और कोई भी रास्ता नहीं है। चाहे आप उसके सिग्मा बॉन्ड क्लब रोटेशन कर दो तब भी नहीं होने वाला, चाहे आप उसको कूलिंग कर दो तब भी नहीं होने वाला, चाहे आप रिएक्टिंग विथ एनी एसिड उसके साथ भी कर दो तब भी नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग से ही आपके पास कायरल मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप चांद तारे लगा लो। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। ऐसे सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल होती है लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। आपको एल्कीन की बात की गई है यहां पर, एल्कीन की, तो एल्कीन के आपको स्टेबिलिटी की बात की गई है। तो याद करो एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने कहां पढ़ी थी, कुछ याद आया? हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वही डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आपके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे इसका मतलब जो एल्कीन की स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा रही होगी। इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर ये बात आप ध्यान रखोगे तो आइए सीखना शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे तो इस डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको थोड़ा स्ट्रक्चर अगर अच्छे से बनाओ, देखो मैं एक स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ये वाला, बाकी आप सारे स्ट्रक्चर घर में बैठ के बनाइएगा, सारी चीज समझ में आएगी। यहां पर मैं लगा देता हूं CH3, यहां पर मैं लगा देता हूं H, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है आपके पास CH3 और यहां पर है आपके पास CH2 CH3। अब आप ये देखो कि जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के आसपास में ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। ये कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहां पर आपको 3 दिख रहे हैं, यहां पर आपको कितने दिख रहे हैं, यहां पर आपको 2 दिख रहे हैं, 3 3 6 और 2 8। तो यहां पर अल्फा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो आप ऐसे ही करके इन सभी ऑप्शंस में अल्फा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जिस ऑप्शन में अल्फा एच की वैल्यू सबसे ज्यादा रही होगी, फिर से सुनो, सबसे पहले आपसे अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो हमेशा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म को दिमाग में लेके आना है। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन आने के बाद आपको उसकी अल्फा एच की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा एच कैलकुलेशन हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत अच्छे से सीखा है। जब अल्फा एच की वैल्यू आप निकाल लोगे तो जिसमें आपकी अल्फा एच की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब उसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो आइए सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यहां पर तो आपके पास 3 है और यहां पर आपके पास 1 है, तो यहां पर अल्फा एच की वैल्यू कितनी है, CH है ना, यहां पर CH है 4 है, यहां पर कितनी है आपके पास 4। ऐसे ही आप चेक करते रहना आप, ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद यहां पर के देखो यहां तो कुछ है नहीं, तो यहां पर CH3 वहां लगा है और जो लगा है यहां पर अल्फा एच की वैल्यू कितनी है, 5 है। इस वाले केस में देखो इसको जरा अगर स्ट्रक्चर को बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। अब कैलकुलेट करो, अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितने आ रही है, 3, यहाँ से 6, यहाँ से 3 9 और यहाँ से 3 12। तो यहाँ से अल्फा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। तो अगर चारों में देखोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पर है। इसका मतलब जहां पर अल्फा एच की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और
और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर और एल्कीन के मॉलिक्यूल कुछ डिफरेंट दे सकते हैं, आपको सिर्फ अल्फा H कॉन्जुगेशन पर ध्यान देना है। तो देखो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उससे पहले आपको रेजोनेंस वाले टर्म को तो ध्यान रखना है कि यदि कहीं किसी एल्कीन में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होती है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन। ठीक है, ये सब बात आपने डाइन केस में पढ़ा होगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। देखो ये सवाल आपको कहीं ना कहीं अजीब से लगते होंगे, लेकिन इससे आसान सवाल कुछ बनते नहीं है कि आपको स्टीरियो आइसोमर को कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल जरा ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से सेंटर अवेलेबल है। आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास कौन सा सेंटर अवेलेबल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर अवेलेबल है। मतलब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेगा इस सेंटर के अराउंड। वहीं पर क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है, तो देखो ये वाला जो सेंटर आपको दिख रहा है ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो सबसे पहले जब भी आपसे स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेशन करने की बात आ जाए तो सबसे पहले आपको उस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल सेंटर या फिर ऑप्टिकल सेंटर या फिर दोनों ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इन दोनों ही सेंटर को कलेक्टिवली हम लोग जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। उसको हम बोलते हैं क्या, स्टीरियो सेंटर। अब बात को समझो, यहां पर सबसे पहले नोट में एक बात समझनी पड़ेगी कि जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैनॉट बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर से कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को आप समझना कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा ऑप्टिकल आइसोमर है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन नॉट बी अफेक्टेड और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अफेक्टेड बाय ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इस बात को सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करते समय ऑप्टिकल सेंटर का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर ज्योमेट्रिकल सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ जीआई कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीआई का एक फॉर्मूला होता है। आप पहले ये बताओ यहां पे आपको ये मॉलिक्यूल कैसा नजर आ रहा है, सिमिलर की डिसिमिलर। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो पार्ट है और यहां पर जो पार्ट है दोनों अलग हैं, तो ये डिसिमिलर है। जब आप नंबर ऑफ जीआई निकालोगे डिसिमिलर एंड वाले मॉलिक्यूल में तो वहां पर एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पर n स्टैंड फॉर जीआई मतलब जीसी मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहां पर कितना है 1, तो यहां पर 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 वैल्यू किसकी आ गई है, नंबर ऑफ जीआई की। अब आपको सवाल पूछा है स्टीरियो आइसोमर का, तो अब आप यहां पर बात कर लो इसके बाद नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर निकालने के लिए अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ GI इंटू 2 की पावर n। इस बात को समझो कि जो GI की वैल्यू रही होगी उस GI की वैल्यू में इंटू 2 की पावर n करना पड़ेगा। तो GI यहां पर कितने हैं 2 और यहां पर ऑप्टिकल सेंटर कितना है 1, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 4। तो ऑप्टिकल सेंटर कितना मतलब ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ रहे हैं 4। कैसे, इस बात को समझो, यदि आपके पास एक सिस था तो यदि आपके पास सिस है तो दूसरा क्या होगा GI ट्रांस। तो सिस के कोरस्पॉन्डिंग एक तो आपके पास DL पेयर होगा और एक आपके पास ट्रांस के कोरस्पॉन्डिंग DL पेयर होगा। तो इस तरीके से आपके पास 1 2 3 और 4 स्टीरियो आइसोमर्स बन चुके हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वही आपके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो आज के बाद एक बात और ध्यान रख लो कि अगर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। यदि आप किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकाल लोगे तो वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो इस पूरे सवाल का जो आंसर है 3 6 2 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जहां पे 4 आंसर है। फिर से समझो, जब भी आपके पास सवाल आए तो सवाल 3 तरीके से बन सकता है। सबसे पहला सवाल जहां पे सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर हो तो वो सवाल बहुत इजी बन जाता है। उसके बाद जहां पे सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर हो वो सवाल और इजी बन जाता है। और लास्ट जहां पर दोनों ही सेंटर कलेक्टिवली नोन हो, ऑप्टिकल सेंटर एज वेल एज ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो मैं ये समझा रहा हूं कि यदि सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हो तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को निकालते समय ऑप्टिकल
ऑप्टिकल सेंटर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप इस ऑप्टिकल आइसोमर की बात करोगे तो यहां पर जीआई अपना रोल प्ले करता है, जीआई के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे होते हैं। तो यहां तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस वाले केस में हमें नंबर ऑफ जीआई को इंटू करना पड़ा, तब जाके वहां पर आंसर आएगा। अब यहां से एक सवाल और आ जाता है कि बताइए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हैं। तो आपको पता है डीएल पेयर है, तो डी अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऐसे चारों ही अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो यहां पर 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सवाल आ जाता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, 0 ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको ऐप पर स्टीरियो केमिस्ट्री दी है उसके लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख लो, जहां पर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स। उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप देख लेना। समझ में आ चुका है सवाल एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव किया जाए। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो आइए अब हम नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो मेरे पास ये सवाल है। देखो ये सवाल थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मतलब इसको मैं एक तरीके से स्टार लगा देता हूँ, थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो जब आपसे वैसे वहां पर लिखा था उस समय मैंने जब देखा था स्टेबलिश्ड, तो मेरे हिसाब से जो सवाल बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था कि इनमें से किस में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, या फिर पता नहीं सवाल कुछ भी हो सकता है। थोड़ा बहुत जहां से मैंने सवाल उठाया है वो वहां से मिसप्रिंट वगैरह टाइप का कुछ हो रखा होगा, तो आपको इसमें से बताना है किसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोनेंस, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, ऐसा कुछ मतलब बन सकता है अगर हम बात करें। तो आपको बस ये थोड़ा सा समझ लो, मैं इसका आंसर कोई नहीं बताने जा रहा, इसको क्वेश्चन को मैंने स्टार लगा दिया। फिर भी अगर आपसे दोनों सवाल पूछे जाए, पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस के द्वारा कहां पर स्टेब्लिश होता है, रेजोनेंस कहां पर होता है, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था वो शॉर्ट ट्रिक, ए डबल बॉन्ड बी सी पर या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या रेडिकल हो। तो इन सभी सिस्टम्स में आपके पास क्या होता है, एस्टेब्लिश्ड होता है रेजोनेंस। या फिर आपके पास ए पे लोन पेयर हो, बी पे वैकेंट ऑर्बिटल हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर ए डबल बॉन्ड की जगह ए ट्रिपल बॉन्ड कुछ करके ऐसे, फिर सी से यही सारी चीजें पूरी की पूरी लिख के आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। वहीं पर अगर मैं रेजोनेंस की स्टेबलाइज्ड की बात करता हूँ, स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइप की स्पीशीज दी होगी, या तो आपको कार्बोकटाइन दी होगी, या तो फिर आपको कार्ब अनाइन दी होगी, या तो फिर आपको कार्बन फ्री रेडिकल दी होगी। मतलब मेरी बात को समझो, ये सवाल जहां से भी मैंने उठाया है मुझे थोड़ा सा करेक्ट सही नहीं लग रहा, तो जब सही लग रहा तो इसका कुछ भी आंसर बताने से उल्टा सीधा कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं देख लूंगा जो कमेंट ज्यादा सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, ये वाली बात थी। फिर भी आप थोड़ा सा अगर समझना चाहते हो तो आपके पास अनसैचुरेशन नाम की कोई चीज प्रेजेंट होनी चाहिए यदि कॉन्जुगेशन एस्टेब्लिश्ड की ही बातें हो रही हैं। तो ये थे आपके पास 5 सवाल जो कि मैंने 25 तक कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स को फिर देखना स्टार्ट करते हैं।